गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोग के सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जो क्लास 12वीं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और आज का टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम। तो चलो देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, इसका कहाँ उपयोग होगा। तो आज का टॉपिक लगाते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जिस प्रकार से हम बायो सेवर्ट का नियम पढ़े हैं उसी प्रकार से है एम्पियर का परिपथीय नियम। बायो सेवर्ट के नियम में क्या निकाले थे, किसी भी चालक में यदि धारा बहती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाती है। तो उस चालक के किसी अल्पांश के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो सेवर्ट के नियम के द्वारा निकाला जाता है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्पियर का परिपथीय नियम। अब एम्पियर का परिपथीय नियम से क्या ज्ञात किया जाता है, तो एम्पियर का परिपथीय नियम से भी किसी भी चालक में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो देखते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है और इसका उपयोग आगे होगा। जिस प्रकार से बायो सेवर्ट का नियम का उपयोग हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने में करते थे, उसी प्रकार से एम्पियर का परिपथीय नियम का उपयोग किसी भी चालक में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जा सकेगी। तो एम्पियर का परिपथीय नियम को अच्छे से देखेंगे। ये नियम है, इस नियमानुसार निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस वक्र के द्वारा घेरी गई कुल धारा I के μ0 गुना होती है। ये एम्पियर ने एक नियम दिया था। ठीक, इस नियम की सहायता से हम किसी भी चालक में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये जो नियम बताए वो ये नियम इस प्रकार से है कि निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन किसके बराबर होता है, तो उस वक्र के द्वारा घेरी गई कुल धारा I के μ0 गुना के बराबर होती है। जैसे उसको गणितीय रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। एम्पियर का परिपथीय नियम का गणितीय रूप इस प्रकार से लिखा जाएगा। देखो B है हमारा किसी भी बंद वक्र के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसका क्या करना है, रेखीय समाकलन करना है। तो रेखीय समाकलन मीन्स L के सापेक्ष समाकलन करना है, तो dl। अब समाकलन करना है तो समाकलन का चिन्ह, लेकिन बंद वक्र के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का रेखीय समाकलन करना है, इसीलिए समाकलन में एक गोल घेरा लगाएंगे। एक गोल घेरा ये बताता है कि जो भी जिसका भी समाकलन किया जा रहा है वो क्या है, बंद वक्र के चारों ओर उत्पन्न हुआ होगा। जैसे B का समाकलन कर रहे हैं, किस प्रकार का समाकलन कर रहे हैं, तो रेखीय समाकलन कर रहे हैं, मीन्स dl के सापेक्ष कर रहे हैं, लंबाई के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा B का रेखीय समाकलन। लेकिन B कहाँ उत्पन्न हुआ है, तो B किसी बंद वक्र के चारों ओर उत्पन्न हुआ रहेगा। जैसे ये बंद वक्र है,
ठीक। तो इसके चारों ओर एक बंद वक्र में रहेगा, जो भी चुंबकीय क्षेत्र रहेगा वो ऐसा एक बंद वक्र बनाएंगे। ये कोई वृत्त नहीं है, ठीक, ये वृत्त नहीं है, ये बंद वक्र जैसा चुंबकीय क्षेत्र है वो एक बंद वक्र बनाएगा इस प्रकार से, ऐसा ये एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो इसी का अगर रेखीय समाकलन करें, मान लो ये बी है, चुंबकीय क्षेत्र है, अगर इसी का रेखीय समाकलन करें ये डी एल के सापेक्ष, यहाँ पर जो अल्पांश रहेगा डी एल के सापेक्ष, तो वो किसके बराबर होगा? तो ये जो बंद वक्र है इसके चारों, जो बंद वक्र है वो किसी धारा को घेरा होगा अपने चारों ओर, तो जो धारा को घेरा रहेगा उसी धारा के म्यू जीरो गुणा के बराबर होगा। मतलब इसका जब समाकलन करेंगे तो जो भी चालक में धारा बह रही होगी और उस चालक के चारों तरफ जो बी उत्पन्न हुआ होगा, यानी बी जिस धारा को घेरा रहेगा उस धारा का म्यू जीरो गुणा होता है। देखो आई म्यू जीरो गुणा कर दिया, वो किसके बराबर हो गया? बी डॉट डी एल के बराबर हो गया, ठीक। तो ये है हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम, इसको याद रख लेना तो ये याद हो जाएगा, वो याद रहेगा तो इसको लिख सकते हैं। देखो इसकी सहायता से इतना परिभाषा को कैसे लिखेंगे, इसका मतलब समझना। बी है चुंबकीय क्षेत्र, डी एल यानी रेखीय समाकलन, लंबाई के सापेक्ष समाकलन, आई मतलब चालक में बहने वाली धारा, और म्यू जीरो एक चुंबकशीलता है, निर्वात में चुंबकशीलता है। और जो यहाँ पर समाकलन का चिन्ह है उसमें बंद घेरा लगा दिए हैं, वो बंद समाकलन कहलाता है। किसी वक्र का जब समाकलन करेंगे तो उसे उसके लिए यहाँ पर समाकलन में गोला लगा देते हैं, ठीक। तो इसकी सहायता से देखो लिखेंगे किसका समाकलन किए, एक बार अपने से क्वेश्चन करना, किसका समाकलन किए हैं? बी का समाकलन किए हैं। किसके सापेक्ष किए हैं? डी एल के सापेक्ष किए हैं। कैसा स्थिति था? तो बंद वक्र में था, ठीक। तो क्या आया? तो आई का म्यू जीरो गुना आया, इतना आता है। अभी चेक करेंगे तो देखो निर्वात में, और एक कंडीशन है कि ये निर्वात में होना चाहिए। निर्वात मतलब जहाँ हवा ना हो, ठीक। तो निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन, ठीक, कितना आएगा? तो उस वक्र के द्वारा घेरी गई कुल धारा आई के म्यू जीरो गुना के बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो आई क्या है और म्यू जीरो क्या है? तो म्यू जीरो यहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ म्यू जीरो निर्वात में चुंबकशीलता है, आई बंद वक्र के चारों ओर बंद वक्र के द्वारा घिरी धारा है। बी क्या है? बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक। इस फार्मूला को याद रखना, आगे बहुत यूज होंगे। अभी जितने भी एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग पढ़ेंगे सब में इसी का उपयोग करके हम इस बी का मान निकालेंगे किसी भी चालक के लिए। ये तो एक एम्पियर का परिपथीय नियम है, इसका उपयोग करके हम किसी भी चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। एक याद रखना, जैसे गास का प्रमेय पढ़े थे, ठीक, या पढ़े हो, तो गास का प्रमेय पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो गास, एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रहा हूँ इधर ना, अलग चीज़, गास के जो प्रमेय है वहाँ पर फाई ई बराबर जो होता है वो कितना होता है? क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो, ठीक, क्यू बटा एप्सिलॉन जीरो होता है। यानी फाई ई यानी तुम्हारा विद्युत फ्लक्स है। फाई ई विद्युत फ्लक्स कितना होता है? किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद वक्र के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1 बटा एप्सिलॉन जीरो गुना होता है। तो इसका उपयोग हम लोग आगे बहुत करते हैं ना, कब? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इस गास के प्रमेय का उपयोग करते हैं, पढ़े होंगे। गास के प्रमेय का अनुप्रयोग किसी भी चालक में किसी भी चालक के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए किया जाता है और हमेशा इसका उपयोग करते थे। वैसे ही एम्पियर का परिपथीय नियम का आगे उपयोग होगा, कब? जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होगी, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो उस चुंबकीय क्षेत्र, उस चालक के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम का उपयोग होगा। तो अब इसकी व्युत्पत्ति देखते हैं कि आखिर सही है कि नहीं, करके देखते हैं। उत्पत्ति देखते हैं। पहले हम एक चालक लेते हैं, डायग्राम देखोगे, चालक लिए, इसमें क्या बहा? धारा आई बहा, ये चालक था एक्स वाई। अब जब चालक था एक्स वाई, इसमें धारा बह रही है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना निश्चित फिक्स है कि होगा ही,
हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इस चैप्टर के स्टार्ट करते समय ही सब पढ़े हैं कि कोई भी चालक में धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम भी पढ़े हैं, जैसे मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हथेली का नियम, किसी की भी सहायता से हम दिशा निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एक यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, बहुत सारे रहेंगे लेकिन एक को लेंगे हम लोग क्योंकि सोल्व कर रहे हैं। कोई भी एक चुंबकीय क्षेत्र का जो बल रेखा है उसको बना लिया है, ठीक। अब थोड़ा सा इसको अच्छा बना देते हैं ताकि अच्छा लगे। ये चालक तार था, उसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया, एक बल रेखा उत्पन्न हो गया है, चुंबकीय बल रेखा। लेकिन इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो कोई सा भी नियम लगा, तो चलो हम लोग एक सिंपल सा नियम लगा लेते हैं। अगर इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र देखना है तो इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखना है कि किधर होगा, तो देखते हैं। दाहिने हाथ का नियम लगा रहा हूँ, ये जो चालक तार है उसको ऐसा पकड़ो कि अंगूठा धारा की दिशा में हो। देखो ऐसे पकड़ा, इसे जाकर कैसे पकड़ूंगा, जैसे ये है हमारा, तो ऐसे पकड़ूंगा ऐसे, ठीक। और अंगूठा ऐसा रहेगा जिस दिशा में धारा बह रही है, तो अंगुलियां जिस दिशा में मुड़ती है, ठीक, उस बिंदु पर वही क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो देखो ऐसे पकड़ूंगा तो इस बिंदु पर ऐसे मुड़ेगा, मतलब इस प्रकार से चालक तार के चारों ओर इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी और वो वक्राकार एक चुंबकीय क्षेत्र बनाएंगे। तो देखो ये वक्राकार चुंबकीय क्षेत्र है, यहाँ पर इसका डायरेक्शन इधर होगा और इधर से मुड़ के आएंगे तो इधर ऐसे। चालक के चारों ओर ऊपर से देखा जाए तो वामवर्त दिशा में ना, अगर चालक को ऐसे नीचे करके ऊपर से देखोगे तो वामवर्त दिशा में दिखेगा, लेकिन उसी को अगर ऐसे ऊपर करके देखोगे ऐसे तो नीचे से देखोगे तो दक्षिणावर्त दिखेगा, ठीक। तो क्लियर कर लेना, तो ये वामवर्त दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी, चुंबकीय बल रेखा की दिशा होगी, ठीक है। अब ये जो चुंबकीय बल रेखा है उसका चालक से दूरी कितना मान लेते हैं, r मान लेते हैं, ठीक। और इस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर होगी, dB स्पर्श रेखा के दिशा में होगा। इस जगह जैसे ही यहाँ पर आएंगे तो उस समय की दिशा इधर हो जाएगी, ठीक, ध्यान रखें। इधर आएंगे तो इधर हो जाएगी, मतलब हर क्षण बदलते रहता है। अगर कोई वृत्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन हर क्षण अलग अलग आती है, और वो डायरेक्शन किधर होती है, तो वृत्ताकार मार्ग के स्पर्श ज्या की ओर उस बिंदु पर उसकी क्या होती है, प्रत्येक बिंदु पर उसकी डायरेक्शन होती है। तो चलो हम लोग इस बिंदु पर क्या मान लिए, इसका डायरेक्शन इधर। अब यहाँ पर एक अल्पांश मान लेते हैं, ठीक, कितना, dl। ये बिंदु P तो इस जगह का मान है, इस जगह का अल्पांश को क्या मान लेते हैं, dl मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डायग्राम। अब यहाँ पर देखो बंद वक्र कितना है, अल्पांश के कारण तो b है, लेकिन टोटल कितना होगा, b, चुंबकीय क्षेत्र b होगा। और चालक तार से बिंदु P की दूरी कितनी है, r है। अब इसकी सहायता से हम लोग इतना फार्मूला डेरिवेशन करके देखते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो देखो हम लोग बायो सेवर्ट का नियम का अनुप्रयोग करके हम लोग पढ़ चुके हैं एक चीज़, क्या पढ़े हैं कि एक लंबे ऋजुरेखीय चालक तार के कारण किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं। एक फर्स्ट वीडियो में पढ़े हैं हम लोग कि एक चालक तार था अनंत लंबाई का, उससे कुछ दूरी पर एक बिंदु P था, उस बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आती है, तो उसको याद रखना पड़ेगा ना कि एक सरल रेखा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है। अब यहाँ पर देखो एक चालक तार XY था, तो चालक तार XY के कारण, चालक तार XY के कारण, या लिख सकते हैं कि देखो जो वृत्ताकार जो वृत्त बनाए हैं वो क्या है, तो एक चुंबक है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो लिखेंगे चालक तार XY के चारों ओर क्या उत्पन्न हुआ है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और कैसा चुंबकीय क्षेत्र, तो वृत्ताकार ना, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र। इसका जो आकार कैसा है, वो वृत्तीय रूप में वृत्ताकार है, तो चुंबकीय क्षेत्र यानी वृत्ताकार उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। देखो चालक तार XY के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार रूप में उत्पन्न हो जाती है। और हम लोग पढ़ चुके हैं चूँकि
बायो सेवर्ट के नियम से इस प्रकार के चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान आता है B = μ0/4π × 2I/r। इतना याद रखोगे ना, इतना आता है, पढ़े हैं हम लोग, तुम लोग भी पढ़ लेना बढ़िया से ना, वीडियो डाला हुआ है उसको पढ़ना, उसमें साउंड थोड़ा सा अच्छा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी समझना। तो B = μ0/4π × 2I/r, इसको इक्वेशन मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। एक किसके आधार पर आया है, तो ये बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग करके हम किसी भी एक लंबे रेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B का मान निकाले थे। इसको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इतना फार्मूला होता है ना, बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग करके हम लोग निकाल चुके हैं। अब क्या करते हैं कि जो B का रेखीय समाकलन करेंगे इसी B का, क्योंकि ये वाला B तो यही वाला था है ना, इस जो वृत्ताकार पथ में r दूरी पर ये चालक तार था, उससे r दूरी पर एक बिंदु P था ना, इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, इतनी आएगी, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी B का रेखीय समाकलन करते हैं। अब आते हैं एम्पियर का परिपथी नियम का इस तरफ वाला बायां भाग को, कि सही में B का रेखीय समाकलन करने पर इतना आता है कि नहीं आता है, ठीक। B का मान इतना है, अब इस B के मान को रेखीय समाकलन करो ना। अब एम्पियर का परिपथी नियम में क्या कहता है कि इसलिए अब हम लोग लगाते हैं, देखो B.dl ना, दोनों क्या है, सदिश है, B भी सदिश है और dl भी सदिश है। तो एक फार्मूला होता है, दो सदिश का अगर अदिश गुणा है तो उसको हम लोग तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे तो ऐसा आएगा B.dl cos थीटा ना। ये चीज़ तुम लोग समझोगे, मैं 11th में शायद पढ़ाया हूँ बच्चे लोग को ना, तो जो पढ़ रहे होंगे तो उन लोग समझना। देखो दो सदिश हैं, B भी सदिश है, dl भी सदिश है, दोनों सदिशों के बीच डॉट प्रोडक्ट लगा हुआ है। तो जब इसको हम लोग परिणाम निकालते हैं, इसका परिमाण निकालते हैं, तो परिमाण निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डॉट यहाँ से हट जाएगा और वहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। और थीटा क्या बताता है, तो थीटा B और dl के बीच का कोण बताता है। इस चीज़ को अच्छे से समझना। इस B.dl का जब डॉट प्रोडक्ट है उसका जब परिमाण निकालते हैं तो एक फार्मूला होता है B.dl cos थीटा। ये अब अदिश के रूप में आ जाते हैं ना, जब ऐसा कर देते हैं तो ये सदिश रूप में था, ये अदिश रूप में आ गया। और यहाँ पर देखना B और जो थीटा है यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा, चूँकि थीटा B तथा dl के बीच का कोण है, ठीक। अब देखो, अब B और dl के बीच का कोण थीटा कितना बन रहा है, तो अब डायग्राम में आएंगे। देखो B भी इस जगह का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B ना, और इस जगह का जो dl है, dl देखो इस जगह P को थोड़ा सा भी नहीं लिखता हूँ ना, देखना ये तुम्हारा B था इस जगह और dl, तो B और dl की दिशा क्या है, इसको हम लोग B ही मानते हैं, अल्पांश के कारण नहीं करते हैं, चलो B, और ये क्या था, dl था। तो B इधर, B का डायरेक्शन भी इधर और dl भी इधर, तो कोण कितना होगा, तो थीटा = 0 किसके बीच, तो B एंड dl के बीच एंगल कितना होगा, थीटा = 0, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है ना। अल्पांश भी उसी दिशा में है जिस दिशा में इस जगह B है ना, अल्पांश जिस दिशा में है उसी दिशा में B है, मीन्स थीटा = 0। तो यहाँ पर थीटा = 0 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, और B का मान भी रख देते हैं, B का मान इतना है ना, और थीटा की जगह में 0 रख देते हैं, तो μ0/4π × 2I/r, और यहाँ पर क्या है, इंटू में dl, और cos 0 का मान कितना होता है, तो cos 0 का मान 1 होता है, sin 90 का मान 1 होता है, cos 0 का मान 1 होता है। अब इसमें से देखो इसका तो 1 हो जाएगा अगले स्टेप में, और जो बाकी बचे समाकलन करना है, इसमें से बाकी बाहर निकलेंगे जो कांस्टेंट होंगे, समाकलन से बाहर आ जाएगा, तो μ0/4π कांस्टेंट है, 2I कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, बचा कौन, तो बचा केवल dl, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा इतना। अब इसका समाकलन करो, तो देखो समाकलन किसका कर रहे हैं हम लोग, dl का। dl यहाँ पर देखो कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है उसी का एक थोड़ा सा छोटा सा भाग लिए थे dl मिलेगा, तो बहुत पढ़ चुके हो ऐसा, dl मिल करके क्या बना लेगा, वृत्त बना लेगा, और जिसकी त्रिज्या क्या है, r है, तो वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी, 2πr। यहाँ पर स्मॉल r है ना, यहाँ बायो सेवर्ट का नियम नहीं पढ़ रहे हैं, एम्पियर का परिपथीय नियम पढ़ रहे हैं। तो जो एक वृत्ताकार पथ है चुंबकीय क्षेत्र का है ना, चुंबकीय क्षेत्र का वृत्ताकार पथ है, उसके अल्पांश का समाकलन कर दिया जाए तो एक वृत्ताकार पथ बनेगा, और वृत्ताकार पथ की जो टोटल लंबाई होती है वो परिधि के बराबर होती है। तो μ0/4π × 2I/r इंटू यहाँ पर क्या कर दें हम लोग, 2π और r। देखो अब क्या होता है, r से r कट जाएगा ना,
अब शायद यहाँ पर वीडियो आ रहा है उसका, चलो थोड़ा सा डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं ना, देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, ध्यान से देखना। इसके बाद म्यू जीरो, अब इसको काट सकते हैं, चलो एक ही बार काटेंगे। म्यू जीरो अपन 4 पाई और इंटू में क्या आ जाएगा, ये 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर क्या बचेगा आई, और आर तो है ही नहीं, और इंटू में क्या होगा 4 पाई, तो 4 पाई से 4 पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा भाई। 2 पाई को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 पाई आ गया, आई को इसके साथ कर दिए तो कट गया, तो बचा क्या म्यू जीरो आई। लेफ्ट साइड में क्या आते जा रहा है, तो बंद समाकलन ऑफ बी डॉट डी एल। राइट साइड में क्या आया, तो म्यू जीरो और आई आया, तो देखो ए प्रूव हो गया, ठीक। सिद्ध हुआ, तो ये सही है, इसको याद करोगे। आगे हम लोग इसका अनुप्रयोग करेंगे, एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग कैसे कैसे किए, तो देखो ये तो याद करना पड़ेगा भाई, इतना होता ही है एम्पियर का परिपथीय नियम। जैसे हम लोग गाउस का प्रमेय को याद किए ना, क्या याद करेंगे कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन 0 गुना होता है ना। वैसे हम एम्पियर का परिपथीय नियम को याद रखेंगे कि किसी भी बंद वक्र में, निर्वात में किसी भी बंद वक्र में चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र के द्वारा घेरी गई कुल धारा आई का म्यू जीरो गुना होता है। उसका गणितीय रूप इस प्रकार से होगा। इसको प्रूव करके देखें कि सही में होता है कि नहीं। तो उसके लिए एक क्या बनाना पड़ेगा, धारावाही चालक बनाना पड़ेगा जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही होगी, तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो ही जाता है। तो हो गया एक ये जो वक्राकार वृत्ताकार जो पथ है वो चुंबकीय क्षेत्र का है ना। अब उसकी डायरेक्शन किधर है, तो देखोगे ऐसा वामवर्त, ऊपर से देखा जाए तो ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी वामवर्त दिशा में क्या हो रहा है, घूम रहा है, ठीक। अब हम आगे चलते हैं कि ऐसा एक कंडीशन हम लोग बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग में पढ़े थे कि एक लंबा तार है, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो किसी बिंदु P पर कितना होगा चुंबकीय क्षेत्र, तो इतना होता है ना, देख लेना इतना ही आएगा। तो उसी को लिख लिए हैं कि चालक तार एक्स वाई के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार रूप में उत्पन्न हो जाती है। तो चूंकि B इक्वल टू म्यू 0.4 पाई इंटू 2I/r, चूंकि लगा हुआ है, इसका मतलब हम लोग क्या है, इसको पहले पढ़े हैं, ठीक। B का मान होता है इस कंडीशन में लंबे धारावाही चालक तार के कारण। अब हम लोग आते हैं BDL का रेखीय समाकलन करते हैं। तो BDL को हम लोग तोड़ते हैं, ये सदिश गुणा है। सदिश गुणा का अगर परिमाण निकाला जाए, सदिशों का अदिश गुणा है, सॉरी ना, सदिश गुणा बोल दिया था। यहाँ पर क्या है, दो सदिशों का अदिश गुणा है, डॉट प्रोडक्ट होता है, ये सब 11th में पढ़े हो, ठीक। तो जब इसको क्या करेंगे, परिमाण निकालेंगे तो BDL cos थीटा आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रहता तो साइन थीटा आता। अब जो ये थीटा है किसके बीच का कोण रहता है, तो B और DL के बीच का रहता है, ध्यान रखना। तो अब BDL के बीच का कोण यहाँ खोजो, डायग्राम में खोजो, B भी उधर DL भी उधर, यानी अगर एक लाइन ऐसे है, अब इसी के लाइन एक और आ गया, मतलब एंगल कितना, 0, ठीक। तो थीटा इक्वल टू 0 है, तो थीटा यहाँ लिख चुके हैं, B और DL के बीच का कोण है, और थीटा इक्वल टू 0 होता है ना, यहाँ पर लिख देते हैं थीटा इक्वल टू 0 अंश, ताकि आगे यूज करेंगे हम लोग। तो देखो समाकलन B का मान यहाँ से रख लिए, ये वाला म्यू 0.4 पाई 2I/r इंटू, और ये DL है ही, और कोस है उतारेंगे ही, और थीटा की जगह में 0 रख लेंगे। कोस 0 का मान 1 होता है, ठीक। तो वहाँ पर 1 हो जाएगा। बाकी जितने भी अचर हैं उसको बाहर निकाल लो समाकलन से, बचेगा कौन, DL बचेगा। तो DL बचेगा, तो DL का जब समाकलन करते जाएंगे, यानी उसको देखो तो अल्पांश मिलकर के एक वृत्ताकार पथ बनाएगा। वृत्ताकार पथ की लंबाई 2 पाई r होती है, r से r कट गया। अब ये 2 पाई से और ये 4 पाई से भी कट जाएगा, यहाँ पर काट दिए, तो म्यू 0 I बच जाएगा राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ठीक है, बढ़िया से पढ़ाई करोगे। इस प्रकार से हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम खत्म हुआ। अब आगे जो पढ़ाएंगे अगला वीडियो में, तो वो क्या होगा, इस B.dl इक्वल टू म्यू 0 I एम्पियर का परिपथीय नियम का अनुप्रयोग आएगा, और इसी फार्मूला की सहायता से हम किसी भी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो तुम लोग क्या करोगे, पढ़ लोगे अच्छे से।